हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो यार एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। ओके सो यार जैसे कि आपको बताया, मैं यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं हमारे वेटेज वाइज, मार्क्स के वेटेज वाइज उन्हीं को मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले जिससे कम से कम टाइम में आप बेहतरीन तरीके से अपनी रिवीजन कर सकें और आपकी जो स्टडी है वो हाई स्कोर के लिए उसके जो कंसेप्ट है वो बिल्ड हो सके। और उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को भी अगर आप बहुत दमदार तरीके से रिवीजन करके जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, पढ़ के जाओगे, तो भाई फोड़ के आ जाओगे हर टाइप का क्वेश्चंस। और डेली आपको वीडियो यार मिलती रहे और मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपकी ये सीरीज कंप्लीट करूं बिफोर योर एग्जाम, उससे काफी पहले, जिससे आपको रिवीजन दोबारा से करने का टाइम मिल जाए नोट्स बनाने के बाद। ओके तो यार आज का सबसे पहला फॉर्मूला जल्दी से फटाक से डिस्कस कर लेते हैं। और दोनों एग्जाम में उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीट में एज वेल एज जेईई मेंस में, और बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बॉस। तो इजी है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के जाओगे तो बेहतरीन तरीके से उड़ा के आ सकते हो। व्हाट इज दैट सर? देखो भाई, सबसे पहला जो एक्सप्रेशन हमारे पास है आज का, जो सबसे पहला एक्सप्रेशन है, व्हाट इज दैट? That is the relation between the specific heat at constant pressure and the specific heat at constant volume. Mayer's formula याद आ गया होगा ना बॉस? Cp माइनस CV इक्वल टू R। सबने पढ़ा है बॉस, बेहतरीन तरीके से शिद्दत के साथ सबने ये पढ़ रखा है। तो सर इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा भाई? देखो फॉर्मूला तो याद ही होगा ना, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन कैसे आएगा और आप कैसे क्रैक करके आओगे ये मैं बताने वाला हूं। ये अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? तो ये जो गैस कांस्टेंट है इसको आप m से डिवाइड करो, बस ये याद रख लेना, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन का प्रारूप मीन्स क्वेश्चन कैसा होगा मैं ये भी बताऊंगा आपको, पूछेगा कैसे और इसका यूज कैसे करोगे। आपको पता है कैसे चलेगा कि सर यही फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, ये तो मैंने सिखाना है ना। तो ये जो m है ना, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। दिस इज द मास ऑफ, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस, यानी जो गैस गिवन होगी ना उसके 1 मोल का गैस का जो मास होगा वो हम यहाँ पे रखेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। वो आपसे पता है क्या बोलेगा? समथिंग लाइक दैट। वो ये इक्वेशन गिवन होगी, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला आपको पहचान करनी आनी चाहिए। सर कैसे? देखो वो गिवन होगी कि Cp माइनस CV समथिंग कुछ A है, ये किसी पर्टिकुलर गैस के लिए है, गैस कुछ भी मान लो, जैसे मैंने हाइड्रोजन मान ली। फिर बोलेगा नेक्स्ट Cp माइनस CV कुछ B है, ये किसी और गैस के लिए है, जैसे मैंने नाइट्रोजन मान ली, समथिंग लाइक दैट। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। सो आपसे बोलेगा कि अगर ऐसा है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B? तो बताओ A में एंड B में क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना, A एंड B में। तो भाई आप लोग क्या करेंगे, Cp माइनस CV इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे, A को रिप्लेस कर देंगे R बाई एम, और जैसे हाइड्रोजन गैस है उसका M पुट कर देंगे, फिर B को रिप्लेस कर देंगे R बाई एम, और उसका नाइट्रोजन है जो भी गैस होगी उसका यहाँ पे मास पुट अप कर देंगे और उनको आपस में रिलेट कर देंगे। मतलब कहने का, A की जगह आप क्या लिख के आओगे सर? A की जगह लिख के आओगे R बाई जो पहली गैस होगी उसका मास ले लेना, B आ जाएगा R बाई M2, और यहां से आप इसको डिवाइड वगैरह करके रिलेशन क्रिएट कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। इजीली 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपके। बिल्कुल भी मेंस के एग्जाम में, जेईई मेंस के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में टिपिकल क्वेश्चन आता ही नहीं, बहुत कम होता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ सकता है, बस थोड़ा बहुत उसमें कंसेप्ट यूज हो सकता है। आप बेहतरीन तरीके से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 4 डालेंगे वो, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है सर? नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है? फॉर्मूला नंबर 2 जो आपने जस्ट याद रखना है, उसमें बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जा सकता है, या छोटा मोटा कोई क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो डायरेक्ट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज दैट। जब हमने केटीजी पढ़ी थी और केटीजी को स्टार्ट किया तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता था याद करो, कि सर एक कंटेनर है और उसमें गैस भर रखी है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मूवमेंट करेंगे रैंडमली, और जो गैस की जो वॉल्स होती है उन पे स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं, तो प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो प्रेशर क्रिएट होगा भाई। सो वो बोलते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड, है ना, दिस इज योर प्रेशर एक्सर्टेड, ठीक है, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। तो वो निकालेंगे कैसे सर? वो होता है भाई 1/3m, ठीक है, n इंटू VRMS का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर। याद करके जियो, याद करके जियो ध्यान से, ठीक है। सर ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मास है ये मॉलिक्यूल का, ईच मॉलिक्यूल का मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं n, और ये है VRMS वेलोसिटी का स्क्वायर। मतलब अगर इससे क्वेश्चन आ सकता है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द मॉलिक्यूल
एज वेल एज यू कैन सी वी आर एम एस का स्क्वायर, या तो मास को चेंज कर देगा तो प्रेशर पूछ लेगा, या वेलोसिटी को चेंज कर देगा तो प्रेशर पूछ लेगा, या दोनों को चेंज करके प्रेशर पूछ लेगा। तो आप बना सकते हैं यहां से इक्वेशन P1 M1 V1 करके, फिर P2 M2 V2 करके, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है भाई, डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लास्ट ईयर तो ये फॉर्मूला ही पूछ लिया गया था यार, मैचिंग वाला, आपको याद होगा ना, मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले, तो फॉर्मूला याद रखना लाजमी है बॉस, वरना सबाना आजमी है। ओके, तो बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आज कंप्लीट इसी वीडियो में आपको मिल जाने वाले हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। सो बात कर लेते हैं यार नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज की, जल्दी जल्दी डिस्कशन कर लेते हैं। और आपको पता भी होना चाहिए कि किस तरीके से आपने पहचान करनी है, कि यार सर मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद कैसे माइंड में आएगा, भाई यही फॉर्मूला यूज होना है। तो क्वेश्चन को ना बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा टाइम देके आप उसको रीड कर लिया करो, क्योंकि यार देखो वही वाली बात होती है, मतलब जब हम सामने वाले को समझेंगे ही नहीं, उसको आराम से समझने की कोशिश करो, तो हमें वो कैसे पता चलेगा कि क्या कैरेक्टर है बंदे का। नहीं, उससे पहले दोस्ती करनी पड़ती है, उसको समझना पड़ता है, फिर जाके एक अच्छा रिलेशन क्रिएट होता है। नहीं, वैसे क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से पढ़ लो, उसकी लैंग्वेज समझ लो, एक बार लैंग्वेज समझ लो। दुश्मन को समझना जरूरी है लड़ाई लड़ने से पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या हो सकता है सर, जब भी बात करेगा, ध्यान से समझियो, एवरेज, है ना, मैंने बोला जब भी बात करेगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, कूल, यानी एवरेज नाम पे ध्यान देंगे, एवरेज काइनेटिक, है ना, काइनेटिक एनर्जी, ओके सर, ऑफ किसकी, गैस मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करेगा, नॉट ओनली काइनेटिक एनर्जी, रिमेंबर दैट इज एवरेज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट टू डू, क्या है फॉर्मूला, ध्यान रखियो बॉस, दिस इज, अच्छा याद तो सबको होगा, पढ़ा भी सबने होगा, ठीक है, याद भी होगा। सर होता क्या था, 3/2 kT। इस पे ना डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे गए हैं कई बार, अभी करंटली जो प्रीवियस या आपके एग्जाम हो चुके हैं ऑलरेडी जस्ट 3-4 इयर्स बैक, जेईई मेंस में और नीट में डायरेक्ट ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप जस्ट फॉर्मूला याद रखें, वो चाहता है एग्जाम वाला कि फॉर्मूला याद रख के दिखाओ, दम है तो उसने, हमने बोला यार दिखा देगा ना बॉस। तो 3/2 K क्या है सर, याद आ गया होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो सर T क्या है, ऑब्वियसली टेम्परेचर। तो यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, हर वैल्यूज आपको गिवन होंगी, बस कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए यार बॉस। पता है, अच्छा सर इतना छोटा सा फॉर्मूला है, इस पे क्या क्वेश्चन आएगा, आया है, मैं आपको बोल रहा हूं ना, आया है कई बार, तभी मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, और टॉप फॉर्मूले में यहाँ डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो आपको दिक्कत कहाँ आ सकती है, जब आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करोगे ना, यहाँ पे टाइम के साथ मल्टीप्लाई वगैरह करने में टाइम लग सकता है ना, टाइम लग सकता है। तो इसलिए उसने इसको छोटे से फॉर्मूले पे दे दिया कि कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो हाउ फास्ट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ये अब आपके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। सो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा सर, फोर्थ, जो केटीजी से आ सकता है, जिसपे क्वेश्चन आते हैं 100% बेहतरीन तरीके से, सबसे ज्यादा बार, क्या सर, आप इंतजार कर रहे होंगे, आपके माइंड में आ चुका होगा, व्हाट इज दैट, वीआरएमएस वेलोसिटी। भाई आईआईटी में भी क्वेश्चन आता है, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आता है, ओके, और नीट में सबका फेवरेट है, कई बार क्वेश्चन, ये तो मतलब मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, देखो सीधी सी बात है, मैं तो आपको बताऊं या ना बताऊं, आपका फर्ज बनता है, आप सबको पता है यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होंगे, ठीक है। बाकी जो फॉर्मूले हैं वो आपकी मर्जी है, चूंकि आपने साल भर पढ़ाई कर रखी है, मेहनत कर रखी है, बट यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब लास्ट टाइम पे आप एटलीस्ट इनको रिवाइज करके जाओ, दिस इज द मेन टारगेट एक्चुअली। करके तो सब जाना है, बट इन पे ज्यादा फोकस करके जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा सर ठीक है, तो वीआरएमएस पता है आपको यार, वीआरएमएस का अंडर रूट में फॉर्मूला होता था 3RT/m, गैस कांस्टेंट के टर्म्स में लिख रहा हूं मैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में नहीं लिख रहा हूं। तो यार ये ऑसम सा एक फॉर्मूला, प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा एक फॉर्मूला, जिसपे क्वेश्चंस बनाए जाते रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड ये तो हमें पता ही है ना, मास होगा गैस का, ठीक है। तो इस पे डिपेंड कर रहा है वीआरएमएस सर, अंडर रूट ऑफ T/m पे डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा हाँ, अगर दो अलग अलग गैस की बात करेगा, हाउ यू कैन राइट, पहली गैस की आरएमएस वेलोसिटी दूसरी गैस की इक्वल टू अंडर रूट में, पहली गैस जिसका जो टेम्परेचर होगा, जिस भी टेम्परेचर पे होगी, रेशियो बना रहा हूं मैं M2/M1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 2 पर जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर, ओके।
तो गैस का मास जो होगा वो आप यूज करेंगे, टेम्परेचर यूज करेंगे, और ये आप ध्यान रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, और कैसे उनका यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यार क्लियर है। देखो, अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, कभी कभी ग्राफ पूछ लेता है ना, अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो अंडर रूट टी और VRMS के बीच में अगर ग्राफ करोगे तो चूंकि आपने अंडर रूट टी लिया एज ए वेरिएबल तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ध्यान रखियो थोड़ा, ये एडिशनल है आपके लिए, बोनस बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा सर VRMS, अगर सर मैंने अंडर रूट टी नहीं लिया तो टी लिया तो क्या होगा, अगर टी लिया ना तो टी पे ना रूट है, ठीक है ना। तो ग्राफ किस तरीके से बिहेव करेगा, रूट के लिए बिहेव करेगा कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। बस आप याद रखेंगे भाई, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग, ओके। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप मास के लिए ग्राफ बनाओगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हाइपरबोलिक बन जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनेंगे, तो वो डिपेंड करेगा कि वेरिएबल क्या ले रहा है, किस तरीके से ले रहा है। अगर रूट के साथ ले रहा है तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, अगर सिंपल विदाउट रूट ले रहा है तो आपको दिख ही रहा है यार, इसकी t की पावर 1/2 होती है, तो ये इस तरीके की स्लोप डाउनवर्ड जाएगी इसकी, ऐसे याद रखियो, ठीक है। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, केटीजी में क्या और कोई हो सकता है जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके यार। तो इसमें से और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या हो सकता है आपके एग्जाम वास्ते, और जिसपे डेफिनेटली क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, तो नेक्स्ट फर्दर भी पूछे जा सकते हैं और कई कई बार आ चुके हैं, ठीक है। मेंस में जी मेंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर IIT, ओके। दिस रिवीजन इज फॉर जेईई मेंस एंड नीट के एग्जाम वास्ते, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेईई मेंस, ठीक है। तो लेट्स सी गाइस, तो उसने बोला कि मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, आपने देखा होगा कि गैस मॉलिक्यूल जब रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं तो उसमें उस दौरान में जो उनका मीन फ्री पाथ होता है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन क्या होता है। दिस इज टिपिकल टू रिमेंबर, यू हैव टू लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, इसका रीजन ये है यार, देखो याद करना थोड़ा मुश्किल है। देखो मैंने पहले लिखा है, देन आफ्टर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो याद करना कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व तो कर सकते हैं, बट एग्जाम में तो टाइम कम होता है ना भाई, तो इसलिए हमें याद करना है। अब मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा। सर तू क्या याद करके जाए, क्या पूरा याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, देखो ध्यान से, मेन बात देखते हैं इसकी। अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं, मैंने वैसे तो इसका फॉर्मूला विदाउट टेम्परेचर और प्रेशर भी आप लिख सकते थे, बट मैंने टेम्परेचर और प्रेशर में कन्वर्ट करके ये पहले लिख दिया। यहाँ पे K है, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T है यहाँ पे टेम्परेचर, ध्यान दियो, ये है टेम्परेचर और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है प्रेशर, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेशर। अच्छा सर, और ये डी क्या है जिसपे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया है? डी इज द डाया ऑफ मॉलिक्यूल। दिस इज डाया ऑफ, जो गैस मॉलिक्यूल होगा ना उसका डाया है, वो डायामीटर। मतलब सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये हो गया कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होगा। अगर ये नहीं बोलेगा तो रेडियस के स्क्वायर के, ये डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुका है कि बताओ मीन फ्री पाथ रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है। और लास्ट से लास्ट ईयर तो जेईई मेंस में इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो आप ध्यान से याद करके जाएंगे। डिपेंडेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखोगे, लैम्डा यहाँ पे टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये याद रख लेना, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कंसेप्ट बेस आए तो ऐसे आएंगे, ठीक है। कंसेप्ट बेस आए तो ऐसे आएंगे, और उड़ा के आ जाना बढ़िया तरीके से। तो जरूरी है ना भाई, जरूरी है बॉस हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा एग्जाम हमारी जान है, जिसके लिए हम साल भर से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो यार याद नहीं रख सकते क्या? थोड़ी बहुत ही चीजें याद रख सकते हैं यार। जैसे मैं पुराने दोस्त होते हैं जिनसे हमने दोस्ती की होती है और उनको भूल जाते हैं, फिर भी वो याद आ जाते हैं, ऐसे ही हमने अपनी पढ़ाई को भी अपना दोस्त बनाना है। फिर देखो कमाल हो जाएगा, धमाल हो जाएगा बॉस, चीजें भूलोगे ही नहीं। अगर दोस्ती कर ली, उसके साथ दोस्त बना लिया, बर्डन फील नहीं करोगे और बहुत रिलैक्स हो जाओगे मेंटली, ओके। सो लेट्स सी, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे लिस्ट में, ठीक है। अब कुछ ऐसे फॉर्मूले जल्दी से यूज कर लेते हैं गाइस, जिसमें क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत जरूरी है हमारे लिए। थर्मोडायनेमिक्स में भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं फॉर्मूलाज, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। व्हाट इज दैट? तो यार अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला, व्हाट इज दैट। देखो यार, कभी अगर वो बहुत बात करता है कि नंबर ऑफ गैस का मिक्सचर तैयार किया जा रहा है, सेम टेम्परेचर पे बहुत सारी गैसेज हैं, उनको आपस में मिक्स कर दिया जाता है सेम टेम्परेचर पे, तो उनकी इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर क्या होगी? यानी मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, है ना, इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर। तो आपको पता है जब इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर निकालनी है, अगर नंबर ऑफ गैसेस हैं तो अगर पहली गैस है तो पहली की, दो है तो दो, तीन है तो तीन, और भी होंगे तो ऐड करते जाना। मतलब निकालना क्या है सर? इंटरनल, ठीक है।
एनर्जी ऑफ गैसियस मिक्सचर, यू हैव टू रिमेंबर, ये इसका मेन पॉइंट है। अच्छा सर ठीक है, तो क्या करेंगे, याद करो वो जमाना जब आपने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला NFRT/2, दिस इज यू हैव टू रिमेंबर। बेसिकली बेहतरीन तरीके से आपके दिल दिमाग में उतर जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर एवरी एग्जाम, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट, इसमें है क्या सर, देखो ये जो इंटरनल एनर्जी होती है टाइम, यू नो, टेम्परेचर का फंक्शन होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है बॉस, कमाल की बात है इसकी, ठीक है। एन क्या है सर, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एफ क्या है सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। आर आपको पता है गैस कांस्टेंट है, टी इज द टेम्परेचर। तो यहां से आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, अलग अलग गैस का नंबर ऑफ मोल्स अलग गिवन होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस की होती है 3, डाई एटॉमिक गैस की होती है 5, यही याद रखेंगे। दो तरीके की मोस्टली वो गैस यूज करता है, ठीक है, ऐसे यूज रखना है। अच्छा सर अब क्या करेंगे, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे बनाएगा ना वो, तो पता है देखो आप नंबर ऑफ मोल्स अंदर जाएंगे, आर और टी सेम हो जाएगा, 2 इसको बाहर ले लोगे, तो जो फॉर्मूला याद रख के जाना है ना आपने, बहुत इजी बता रहा हूं तुम्हारे लिए, दिस इज RT/2 बाहर ले लेना, अंदर क्या बचेगा N1F1। पहली गैस के मोल कितने हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी गैस है ये देख लेना, फिर N2F2, नॉर्मली 2 ही गैस लेगा, उससे आगे लेगा तो ऐड कर लेना। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ओके। एक्चुअल फॉर्मूला ये रहा, कंसेप्ट ये बन चुका है आपके पास। अगर 2 गैस है तो पहली के मोल देखना, उसकी ये देखना नेचर कैसा है, मोनोएटॉमिक है डायएटॉमिक है, उसके अकॉर्डिंग ये पुटअप कर देना, आर और टी सेम रहने वाला है, और यहां से आपकी गैसेस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया तरीके से याद रख सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाके उड़ा देना, मेंस में भी आया, आईआईटी में भी आया, नीट में भी आया, ध्यान रखियो, तीनों एग्जाम में आया, 2-3 बार, ठीक है। अच्छा सर और नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसी में बता दूं, यस, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, द रिलेशन बिटवीन, यू नो, ये बहुत जरूरी है थारे वास्ते याद रखना, रिलेशन बिटवीन गामा एंड एफ, यानी एडियाबैटिक कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। गामा, एडियाबैटिक कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिलेशन याद आया बॉस, याद आया, डायरेक्ट पूछा गया एग्जाम में, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया। व्हाट इज दैट, देखो गामा इक्वल टू होता है 1+2/f, ये सपनों में देखो इसको, सपनों में देखो, यानी कभी अगर आपको, यू नो, कभी अगर आपको एडियाबैटिक कांस्टेंट पता करना हो किसी पर्टिकुलर गैस के लिए, तो बस उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए। अगर मोनोएटॉमिक था 3, देखो डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ 3 पुट करो तो कितना आएगा 5/3, ये होता है मोनोएटॉमिक गैस का, ठीक है। अगर वो डायएटॉमिक है तो 5 पुट कर दो, 5 यहाँ जाएगा 7, तो 7/5 ये होता है डायएटॉमिक। अगर कभी भूल जाओ ना गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस के लिए, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए आ गई यहाँ से, ये आ गई यहाँ से, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन 1+2/f। मजा नहीं आ जाएगा यार, इजी, वेरी इजी सर। अच्छा सर ये तो तब है जब किसी इंडिविजुअल गैस की बात करेगा, अगर मिक्सचर ऑफ गैस की बात करें सर, बहुत सारी गैसेस को मिक्स कर दिया गया है, तब क्या करेंगे, तब भाई लोग मिक्सचर ऑफ गैस के लिए भी ये यूज करेंगे। अगर गामा ऑफ द मिक्सचर निकालना है ना, जो कि बहुत बार पूछा गया है, तो भी आप क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज मत करना, बहुत लेंथी सा फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, आपके नोट्स में भी लिखा होगा, लेकिन कैसे करके आना है, जब भी गैसियस मिक्सचर की बात करेगा तो 2/f मिक्सचर निकाल लेना और ये फॉर्मूला यूज कर लेना। f मिक्सचर निकालना ज्यादा आसान है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले पे ये निकालने की बजाय यहां से निकालना, f मिक्सचर निकालना, यहां पुट करना, गामा मिक्सचर आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको पता है गामा की वैल्यू क्या होती है, Cp/Cv, और अगर गामा मिक्सचर निकालना पड़ेगा तो पहले Cp मिक्सचर फिर Cv मिक्सचर निकालना पड़ेगा, या इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जो मैं यहाँ पे नहीं लिखाने वाला, क्योंकि वो बहुत लेंदी सा होता है, उसको याद क्यों करूं, ठीक है। आप ध्यान से देखो, इसी तरीके से आप क्रैक कर सकते हो। तो सर f मिक्सचर कैसे निकालेंगे, f मिक्सचर आप निकाल सकते हो, ये जो मैं अदर फॉर्मूले बता रहा हूं इनकी हेल्प करने के लिए है, समझ गए आप। तो f मिक्सचर आप निकालेंगे, जो पहली गैस होगी उस N1F1 फिर N2F2, ठीक है, डिवाइड में N1 + N2, और भी होगी तो ऐड करते जाना, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट विल डिपेंड ऑन गैस कौन सी है, उसके मोल्स कितने दे रखे हैं, इससे निकाल सकते हो इजीली, और यहां पटक सकते हो, गामा मिक्सचर डायरेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज ये स्टैंडर्ड तरीका, और दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो आपकी मर्जी है दोस्तों।
These are the important expression you have to remember to solve the numerical problem जिन पे डायरेक्ट मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। समझ में आ रही होगी आपको बात। और चूंकि आपको पता है ये जो यूनिट्स में सबसे पहले डिस्कशन कर रहा हूं, जो सबसे पहली यूनिट मैंने डिस्कस की थी मॉडर्न फिजिक्स, देन केडीजी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत औसम तरीके से आपकी हेल्प करने वाले हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं हमारे दोनों एग्जाम में, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला। ओके यार, तो एक फॉर्मूला एक रिलेशन में आपको ना बोनस के तौर पे बताने जा रहा हूं, जो आपने डायरेक्ट याद करके जाना। उस पर क्वेश्चंस अगर नहीं पूछे गए तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं किसी कंसेप्ट के अंदर, बहुत ही जरूरी है। वैसे वो रिलेशन भी पूछे जा सकते हैं हमारे नीट जैसे एग्जाम में, खास करो कि अगर इंजीनियरिंग, अगर मैं जेईई मेंस की बात करूंगा तो उसमें क्वेश्चन का यूज करके कंसेप्ट में उसका यूज किया जा सकता है। लेट्स सी, तो बोनस के तौर पे क्या है सर, बोनस के तौर पे क्या हम याद रख लेंगे, ऑसम तरीके से रखोगे। व्हाट इज दैट, जब भी हम कभी बात करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, जब भी मैं बात करूंगा गाइस, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है, तो ये एडियाबैटिक कांस्टेंट के टर्म्स में क्या होता है, आर ओवर गामा माइनस 1। याद रखियो बॉस, याद रखियो इसको, बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत मजा आने वाला। ठीक है, सो सीवी इन टर्म्स ऑफ एडियाबैटिक कांस्टेंट, है ना, एडियाबैटिक कांस्टेंट। और अभी एडियाबैटिक कांस्टेंट का रिलेशन मैंने इजीली कैलकुलेट करने का बताया तुम्हें, क्या 2/f, भाई यहां से निकाल सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। लिंक एक दूसरे से सब बना के रखते हैं, इसलिए इसकी एक बहुत बेहतरीन सी इनमें आपस में एक लिंक होता है, इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, तो सीपी क्या होगा सर, आप सबको पता है यार, मेयर्स फॉर्मूले से सीपी निकालोगे तो इसमें घटा बटाना पड़ेगा, तो बट आप डायरेक्ट याद रख लो ना, क्या सर, गामा आर ओवर गामा माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ सीपी एंड दिस इज ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो ये आप याद रखिए और बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ये बोनस हो गया, यस ये बोनस था। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरे पास, जो मैंने यूज करना है आपके लिए, व्हाट इज दैट, अब हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है हमारे लिए, जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और जो हमें याद रखने चाहिए बढ़िया तरीके से। सबसे पहले मैं फ्लोट की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, फ्लोट, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अच्छा याद है ना सबको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्लियर है। तो सर उसमें क्या होता था, देखो याद करो यार, उसमें हम जो हीट सप्लाई करते थे वो दो पार्ट में कन्वर्ट होती थी, एक इंटरनल एनर्जी में और एक वर्क डन करने में। दिस इज द form of the first law of thermodynamics. This supplied heat or rejected heat, we can write this in terms of the internal energy change है उसका, और this is the work done, and the work done will depend upon different process कौन सा है ना। अच्छा सर ठीक है, ये तो आप सबको पता है। अगर डिफरेंशियल फॉर्म की बात करेगा, कौन सी सर, डिफरेंशियल, ध्यान दे दियो, डिफरेंशियल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है नाम से, तो सर कैसे लिखेंगे, Q को लिखेंगे DQ स्मॉल क्वांटिटी के तौर पे, और डेल U को यानी चेंज इन एनर्जी को भी लिखेंगे क्या, DU प्लस घपलू एज इट इज रहेगा, घपलू आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, सो दिस इज योर डिफरेंशियल फॉर्म। एक्चुअली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज आपका ये है, और बाकी आपको सब पता ही है इसके बारे में, बस आपको फॉर्मूला यूज होना चाहिए। जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा, हीट एनर्जी की बात करेगा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, इतना आप समझ के जाएंगे। मतलब ये बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में, दिलो दिमाग में होना चाहिए। इसमें एक बोनस पॉइंट इसके साथ जरूर दूंगा मैं आपको, व्हाट इज दैट सर, देखो भाई ध्यान से। अगर दोस्तों मैं इंडिकेटर डायग्राम की बात करूं सर, वो क्या है भाई, वो क्या होता है भाई, इंडिकेटर डायग्राम का मतलब पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ठीक है, उसमें 3 ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है सर, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये किसके लिए है, देखो ये कभी कभी ना, चूंकि आईआईटी में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपके चूंकि आईआईटी में आ चुके हैं, तो जेईई मेंस में आ सकते हैं, नीट में आ सकते हैं, तो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जो सबसे, वो पूछेगा कि सबसे जो लोअर ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ 1 मान लो, उसको 2 मान लो, उसको 3, ये किस गैस के लिए होगा भाई, ध्यान रखना। जब भी पीवी डायग्राम होगा ना, और सबसे नीचे का जो ग्राफ होगा, दिस इज फॉर मोनो एटॉमिक गैस, याद रखिए बॉस, एंड ये होगा डायटोमिक के लिए, ये होगा पॉलीएटॉमिक के लिए होगा, दिस इज फॉर पॉलीएटॉमिक, ये याद रखना है प्लीज, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और मोनोएटॉमिक गैस का ये जो होगा, मतलब ये किसकी रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, एडियाबैटिक ग्राफ, अगर आप इसको मानो एडियाबैटिक, तो जो सबसे नीचे का है उसका एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा, ध्यान रखना, यानी गामा 1 इज ग्रेटर देन गामा 2 इज ग्रेटर देन गामा 3, याद रख लेना।
और अगर जिसका गामा सबसे ज्यादा तो पक्का मोनोएटॉमिक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इनमें से, तो ये मोनोएटॉमिक के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ये डायएटॉमिक का, फिर सबसे कम होता है पॉलीएटॉमिक गैस का। तो कितना होता है सर, अभी तो बताया था मोनोएटॉमिक का होता है 5/3 जो आएगा 1.67 के आसपास, ठीक है। और आपका जो डायएटॉमिक का होता है दैट इज 1.4, और अगर पॉलीएटॉमिक की बात करूंगा 1.33। याद रख लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट ही हो सकता है। यानी अगर ये तीनों ग्राफ एडियाबैटिक है तो सबसे नीचे वाले का एडियाबैटिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा, मतलब वो मोनोएटॉमिक, फिर उससे ऊपर वाला डायएटॉमिक, फिर सबसे ऊपर वाला पॉलीएटॉमिक को रिप्रेजेंट करने वाला है। एंड दिस इज हाउ अलोंग विद दिस यू कैन रिमेंबर दिस, आपकी हेल्प करेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंसेप्ट की बिल्डिंग के लिए, ठीक है। ओके, जब बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस जितने भी आपके पास होती हैं उनके वर्क डन के, और वर्क डन आपको ऑब्वियसली यार बहुत टाइम हम पढ़ के रखते हैं, बट फिर भी रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस आने के चांस बने रहते हैं। तो किस तरीके से आपने याद करनी है चीजों को, ठीक है। तो यार देखो, सबसे अब हम 10th हमारा जो पॉइंट है फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की लिस्ट में, वहां पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो देखो यार, कोई भी प्रोसेस होगा अगर उसका वर्क डन निकालना है अपने, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यही है V1 से V2 dV, ठीक है। इंटीग्रेशन आप करेंगे और आपको पता है ये क्या होता है, ये एरिया अंडर द एरिया होता है, ठीक है। एरिया अंडर PV ग्राफ जो होगा, ठीक है, उसका एरिया होता है। अगर एरिया वाला क्वेश्चन आएगा, अगर PV डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका एरिया निकालना है टोटल वर्क डन के लिए, ध्यान रखना। मतलब दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोई भी प्रोसेस हो। लेकिन अगर वो वर्क डन बात करेगा ना, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल, आइसो T लिख दिया मैंने थर्मल के लिए, तो भाई आपको पता है nRT ln ऑफ V2/V1 होता है, याद रखियो, V1/V2 नहीं। अगर प्रेशर की बात करेगा तो P1/P2 आ जाएगा, ठीक है। यू जस्ट रिमेंबर दिस। अच्छा सर, अगर बात करेगा आपके पास आइसोबारिक की, ठीक है, आइसोबारिक की बात करेगा, यानी प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, तो भाई याद रखियो P डेल्टा V। P डेल्टा V क्या होता है सर, इसको आप लिख सकते हो PV2 - V1 अगर प्रेशर वॉल्यूम गिवन है। इफ प्रेशर वॉल्यूम इज नॉट गिवन सर, फिर क्या करेंगे, फिर आप करोगे nRT, तो nR बाहर आएगा, T2 - T1, ध्यान दियो। और ये टेम्परेचर वगैरह है ना, इनको स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेना है, कन्वर्ट करने के बाद ये ध्यान रखना आपने, ये आपने थ्योरी में लिखा होगा सारी चीजें, ठीक है। मैं फॉर्मूले की डिस्कशन कर रहा हूं कि आपने यूज करके क्या जाना है। एक और होता था सर, मैंने कहा क्या भाई सर यार आइसोकोरिक भी तो होता है, मैंने कहा हाँ होता तो है, पर आइसोकोरिक में चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट पे वर्क डन 0, यू जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट, वर्क डन 0 है। सर क्या बात कर रहे हो, एक और होता है, मैंने कहा कौन सा, एडियाबैटिक, यस वेरी इंपॉर्टेंट, एडियाबैटिक वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो सर एडियाबैटिक को कैसे करेंगे, उड़ा डालेंगे ना बॉस। देखो एडियाबैटिक, देख भाई आपने कैसे याद किया मेरे को पता नहीं, आपने कैसे लिखा होगा मेरे को पता नहीं है, बट अगर एडियाबैटिक आपको प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ लेना पहले, ठीक है। तो आप क्या यूज करोगे, देखो अगर प्रेशर वॉल्यूम है तो P2V2 फाइनल वैल्यूज लेना, माइनस P1V1, नीचे लिखना 1 - गामा, गामा -1 नहीं 1 - गामा। अगर यहाँ पे P2V2 लिया है तो नीचे 1 - गामा, अगर P1V1 पहले ले लिया तो गामा -1 हो जाएगा, ऑब्वियसली माइनस माइनस से कैंसिल होके। लेकिन अगर प्रेशर और वॉल्यूम सर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो कन्वर्ट कर लेना PV = nRT के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर में nR बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा P2V2 की जगह T2, फिर T1, और डिवाइड में 1 - गामा। एक ही तरीके से याद रखना बॉस, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। ये सारे एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफिकली क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ से आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व निकाल लेना PV ग्राफ का, यार टोटल वर्क डन आ जाएगा, टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, तो इनके लिए बोनस क्या है सर, बोनस क्या है जो तेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, पता है क्या है, एक प्रेशर दे देगा दूसरा देगा ही नहीं, एक वॉल्यूम दे देगा दूसरा वॉल्यूम देगा ही नहीं, एक टेम्परेचर दे देगा दूसरा टेम्परेचर देगा ही नहीं। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, याद रखियो, क्या याद रखना, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, पहला PV गामा = कांस्टेंट, यहां से निकाल सकते हैं, आपको पता है ना एडियाबैटिक प्रोसेस में 3 फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक है प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में सर, ठीक है। तो यहां से कैसे निकालोगे सर, P1P2 = V2/V1 की पावर गामा, ऐसे कन्वर्ट कर लो ना, तो यार इससे निकल जाएगा। V2 निकालना है या प्रेशर P2 निकालना है ना, एक अननोन होगा, मतलब वो यहां से आएगा। अगर प्रेशर वॉल्यूम की बात कर रहा है तो दूसरा क्या होगा सर, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट TV गामा -1 = कांस्टेंट, यानी अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात कर रहा होगा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में करता है, तो आप लिखेंगे T1/T2 = V2/V1 गामा -1
एंड दिस वन इज द रिलेशन। थर्ड रिलेशन आपने खुद याद करना है, डोंट डिके कर लियो, प्रेशर और टेम्परेचर टर्म्स में कम क्वेश्चन पूछे गए, दैट्स व्हाई मैंने लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं इसको लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया। इनकी हेल्प के बिना इनको सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि वो पक्के से एक वैल्यू मिस कर देगा, पक्के से करेगा, 100% एक वैल्यू मिस करेगा, वो गिवन ही नहीं होगी, वो इन फॉर्मूले की हेल्प से आपको निकालने पड़ेंगे। कर लेंगे ना, कर लेंगे ना, समझ गया मैं, कर लोगे ना यार, ओके करना ही पड़ेगा बॉस, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दीज फॉर्मूलाज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है हमारे लिए बॉस, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ओके गाइस, अब बात करने वाले हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फेवरेट फॉर्मूलाज के, जो हीट इंजन और कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है गाइस। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए, माइंड में क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली इसके क्वेश्चंस आने के 100% चांस हमारे मेंस के और जेई के एग्जाम में, दोनों एग्जाम में यहाँ से इक्विवेलेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू हैव टू रिमेंबर देम, ठीक है। तो सर क्या है, जब भी वो बात देखो ना, पहले इसका एक छोटा सा फर्क समझो गाइस, है ना, बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है सर। जब भी वो हीट इंजन की बात करेगा और उसकी एफिशिएंसी की बात करेगा, तो ध्यान रखियो, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन होती है वर्क आउटपुट ओवर हीट इनपुट, ध्यान देना, ये होती है, ठीक है, ये होती है, ये आउटपुट होता है, जो वर्क है आउटपुट, और ये जो गिवन हीट है उसको जो इनपुट दिया है, इनपुट सप्लाइड हीट यू कैन से, ध्यान रखना। अच्छा सर ये नहीं हुआ तो क्या यूज करेंगे, तो वर्क आउटपुट जो होता है ना, ये वर्क आउटपुट, इसको आप लिख सकते हो इनपुट हीट माइनस जो रिजेक्ट होगी Q2, Q2 को बोलते हैं रिजेक्टेड हीट, एग्जॉस्ट हीट, नाम लिख लेना, मैं बोल रहा हूं आपको, नाम लिख लेना। तो उसकी वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे ना, फॉर्मूला बनेगा माइनस Q2 ओवर Q1 के टर्म्स में। ये हीट इंजन का फॉर्मूला है, ये भी हीट इंजन का एफिशिएंसी का, ये भी हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। दिस इज इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड इनपुट हीट, दिस इज इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट हीट, मींस एग्जॉस्ट हीट, रिजेक्टेड हीट यू कैन से, एंड दिस इज इनपुट हीट, है ना। टेम्परेचर नहीं होगा, हीट इंजन की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर उसने नाम यूज किया कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का, भाई याद रखियो कार्नोट इंजन हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे काफी लोग मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। T1 किसके रिगार्डिंग लेना है सर, T1 हमेशा हाई टेम्परेचर होगा, ये ध्यान रखियो, हाई टेम्परेचर। T2 4 लो टेम्परेचर होगा, यानी T2 रिप्रेजेंट किया है लो टेम्परेचर के लिए, और T1 रिप्रेजेंट किया गया हाई टेम्परेचर। सर मतलब कैसे पता चलेगा अगर उसने ये बोला ही नहीं। T1 मतलब सोर्स से जहां पे हीट आ रही है, सोर्स का टेम्परेचर, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ठीक है। और जो T2 है, दिस इज टेम्परेचर ऑफ सिंक, ठीक है, सिंक टेम्परेचर के नाम से भी जाना जाता है, कन्वर्ट करके लिखना बॉस केल्विन में, ठीक है, ये जरूर याद रखा करो। तो ये इस तरीके से आपने याद रखना है, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर इसमें बोनस भी देने वाले हो क्या कुछ, यस बोनस तो लाजमी है बॉस, ठीक है। इसमें बोनस क्या है तुम्हारे लिए, देखो इसमें आप रेफ्रिजरेटर की भी बात करेंगे, ठीक है, रेफ्रिजरेटर की भी बात करेंगे, और रेफ्रिजरेटर का हम COP यूज करते हैं, COP, ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, COP मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर। तो सर वो क्या होगा, ध्यान से समझियो, रेफ्रिजरेटर के COP को ना मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इसका फॉर्मूला हमेशा होता है दोस्तों, इसकी जो हीट होती है ना, जो ये एक्सट्रैक्ट करता है, हीट सिंक से एनर्जी को जब ये एक्सट्रैक्ट करेगा तो उसको Q2 देते हैं, और डिवाइड में घपलू, यानी जो इनपुट देते हैं इसको, वो वर्क डन होगा, जो वर्क कर रहे हैं वो इनपुट की तरह काम करेगा यहाँ पे। इस तरीके से आप याद रखना, इस तरीके से याद रखना, ये और ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ध्यान दियो, रिवर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा सर याद कैसे रखेंगे, देखो इसको कैसे याद रखोगे, मान लीजिए सोर्स है, ठीक है, इसमें हीट सप्लाई करेंगे इंजन में, यहाँ पे है इंजन, ठीक है, और यहाँ है सिंक, तो सोर्स से हीट जाएगी इंजन में, वर्क मिलेगा आउटपुट में, और यहाँ पे एग्जॉस्ट हीट जाएगी सिंक में, जहां पे टेम्परेचर होगा T1, यहाँ पे टेम्परेचर होगा T1। इस तरीके से मैंने आपको डायग्राम बना के बता दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है सर, देख लो भाई ध्यान से, रेफ्रिजरेटर इसका जस्ट रिवर्स करो, ये है भाई सराउंडिंग, सोर्स की जगह हम यहाँ लिखते हैं सराउंडिंग, जहां पे हीट जो एक्सट्रैक्ट होती है, आपने देखा होगा फ्रिज से जो बाहर जाती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, ठीक है, और ये यहाँ पे रेफ्रिजरेटर होगा, ठीक है सर, और यहाँ पे सिंक वगैरह जो आप फूड वूड रखते हो या कोई भी टेबल्स रखते हो ना, तो यहां से रेफ्रिजरेटर जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, खींचता है, ठीक है ना, किसी भी चीज से एनर्जी निकालता है, उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उसको हम Q2 ही लिखेंगे, मतलब ये जो Q2 पहले नीचे आ रही थी इसको ऊपर कर दो, और एग्जॉस्ट हीट बन जाती है यहाँ Q1,
जो बाहर जाएगी सराउंडिंग में जाएगी वो Q1 बन जाएगी, और रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क यहाँ इनपुट का काम करता है, इनपुट का काम करेगा। बहुत ध्यान से समझने की वाली बात है ये, मतलब सर ये एक्सट्रैक्ट हीट है ये वाली, ठीक है, और ये इनपुट वर्क डन है, ये याद रख लियो उसके लिए प्लीज, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। टेम्परेचर के टर्म्स में अगर याद रखना है ना बॉस, तो बीटा इक्वल टू होगा T2 ओवर T1 माइनस T2, ऐसे याद रख सकते हो टेम्परेचर के टर्म्स में। दिस इज T1 फॉर हायर टेम्परेचर, T2 फॉर लोअर, वो एज इट इज यूज होगा हायर लोअर, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो नेक्स्ट में बताऊंगा। ये 11 पॉइंट में आपने इतना याद रखना है, बढ़िया तरीके से, मजा आ जाएगा, ठीक है। ओके यार, तो एक और बोनस पॉइंट जल्दी से मैं बता देता हूं, उसके बाद बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, और वो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन केवल जेईई मेंस में अभी तक आया, तो जेईई मेंस वालों तुम्हारे लिए तो बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट है। नीट में आएगा तो नया होगा, आप लोगों ने भी रिविजन करके चले जाना है, ठीक है। लेट्स सी, तो देखो पहले बोनस देख लेते हैं। इसका बोनस क्या था भाई, मैं पीछे नहीं बता पाया आपको। दिस इज द रिलेशन बिटवीन COP यानी बीटा एंड कार्नोट जो साइकिल है उसकी एफिशिएंसी में क्या रिलेशन होता है, सबको याद होना चाहिए भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। ईटा ओवर 1 माइनस ईटा, ठीक है, दिस इज द रिलेशन। बीटा में और ईटा में ये रिलेशन होगा, पूछ भी लिया जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एफिशिएंसी गिवन होगी, बीटा निकालना पड़ेगा, या तो बीटा पूछेगा, बीटा से हीट एक्सट्रैक्टेड पूछ लेगा कि कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की है इन रेफ्रिजरेटर ने, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है सर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस, ठीक है, जेईई स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक क्वेश्चन इसी पे पूछे गए हैं, दो बार आ चुके हैं, नीट में अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, बट आप रिवाइज कर सकते हो और फर्दर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है। सो व्हाट इज दैट सर, इफ 2 इंजन्स, ठीक है, 2 इंजन्स आर पुट इन सीरीज, अगर 2 इंजन हुए उनको सीरीज में, कैसे सर, मतलब कैसे, एक ये रहा, ठीक है, इसका सोर्स होगा टेम्परेचर T1, इसके पास पहला इंजन होगा, इंजन पहला इंजन, ठीक है, यहां से आउटपुट मिलेगा घपलू 1, ठीक है, फिर दूसरा जाएगा, ठीक है, इस पे इसका कुछ सिंक वगैरह यहाँ पे हो सकता है T2 के साथ, फिर यहाँ से दूसरा इंजन कनेक्ट कर दिया गया E2 मान लो आप, फिर इसका यहाँ पे सिंक बना होगा T3 पे, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लेट्स सी पहले इंजन की एफिशिएंसी है eta1, दूसरे इंजन की एफिशिएंसी है eta2, एंड दे आर केप्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन में रखा है। तो सर इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, आ चुका है बेहतरीन तरीके से, या तो पूछेगा इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी बता दो, नेट एफिशिएंसी क्या होगी, तो याद रखियो अगर दोनों की एफिशिएंसी दे रखी है तो प्रोडक्ट निकाल के आ जाना, डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर एफिशिएंसी नहीं दे रखी है तो ध्यान दियो, जो पहला इंजन है वो सोर्स से कनेक्ट है, उसका टेम्परेचर हाई T1 होगा, दिस इज हाई टेम्परेचर, और जो T3 होगा दिस इज लोअर मोस्ट टेम्परेचर, ये इसका लोअर टेम्परेचर होगा। तो अगर एफिशिएंसी इसकी इफेक्टिव निकालनी पड़ी टेम्परेचर के टर्म्स में, तो 1 माइनस लो टेम्परेचर यानी T3 ओवर हाई टेम्परेचर, तब ये यूज करोगे आप, बस इतना याद रखना, बढ़िया तरीके से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। और अगर इंडिविजुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पहले इसके लिए यूज कर लेना, फिर इसके लिए यूज कर लेना, उसी तरीके से आप कर सकते हो यार। तो ये भी मैंने बता दिया कि दोनों एफिशिएंसी गिवन होगी तो ऐसे कर लेना, टेम्परेचर के टर्म्स में है तो भाई ऐसे कर लेना, फिर बीच का टेम्परेचर आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, और जल्दी जल्दी से हम धीरे धीरे ना पास आ रहे हैं, बस आप प्रैक्टिस करते रहना। सो दिस इज फॉर्मूला 113, जो हीट ट्रांसफर के यहाँ फॉर्मूले की हम स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो बहुत जरूरी है यार, उससे तो ना डायमेंशन वाला क्वेश्चन भी पूछ ले जाता है, नॉर्मल उसकी यूनिट पूछ लेता है, डायमेंशन पूछ लेता है, चलो न्यूमेरिकल तो दूर की बात है, तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। अच्छा सर क्या है, जैसे एक कंडक्टिंग रॉड अगर आप लेते हो ना, कंडक्टिंग रॉड है सर हमारे पास, मैंने बोला ठीक है, यस डेफिनेटली, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये रहा, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसकी लेंथ क्या है सर, L, ऑब्वियसली। ये इसका पहला एंड, अगर यहाँ फर्स्ट एंड पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 होगा, तो T1 इज ग्रेटर देन T2 हुआ, तो जिस एंड का टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से हीट फ्लो करेगी और दूसरे लोअर टेम्परेचर वाले एंड तक हीट जाएगी, और हीट को जाने में टाइम भी लगेगा, तो हीट पर यूनिट टाइम को बोलते हैं हीट करंट, H से रिप्रेजेंट करते हैं हीट करंट, यानी जूल पर सेकंड, समझ गए, रेट ऑफ हीट फ्लो हम यहाँ पे लेते हैं। तो जो H होता है इसको हम लिखते हैं KA डेल्टा T बाई L, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, रिमेंबर इसकी जो यूनिट होगी ना इसको बोलेंगे हीट करंट, गलती मत करियो, यूनिट निकालने में, डायमेंशन निकालने में नाम याद रखना है। हीट करंट का मतलब जूल पर सेकंड है, ये हीट जो फ्लो कर रही है पर सेकंड कर रही है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये याद रखियो। तो सर किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो के क्या है सर, यहाँ पे जो मटेरियल में हीट आप फ्लो करा रहे हो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, क्या है सर, थर्मल कंडक्टिविटी,
कंडक्टिविटी यानी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यू कैन से, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर डिफरेंस, ये कैसे लिखेंगे सर, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, और ये एल होगी उसकी लेंथ जिसके अक्रॉस हीट फ्लो करेगी। इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो आपने लेंथ लेनी है, ध्यान देना, इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ठीक है। अब इसको हम अगर दूसरे रूप में लिखे ना, मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान से देखो, ऐसे कि यार सर मैं इसको पता कैसे लिखना चाह रहा हूं, मैंने बोलो भाई कैसे लिखना चाह रहे हो, डेल्टा टी ओवर एल बाई के ए, के ऊपर में नीचे आएगा, ऐसे लिखो, बात एक है क्योंकि के ऊपर ही जाएगा। तो ये क्या होता है, ये है टेम्परेचर डिफरेंस, और ये इसको बोलते हैं, इस पर्टिकुलर रेशियो को हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, याद रखियो, वेरी इंपॉर्टेंट। L बाई के इज द थर्मल रेजिस्टेंस। याद कर, इलेक्ट्रिसिटी में जब हमने रेजिस्टेंस की बात करी थी बिल्कुल वैसा ही नहीं है, वहां पे क्या होता था, रो एल बाई ए, है ना, होता था ना रो एल बाई ए, ठीक है। वहां पे होती थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, वहां पे रेजिस्टिविटी का अपोजिट लेते थे ना, कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, तो यार ये बेहतरीन अप्रोच करा देगा आपको, जब भी आपको कभी हीट कैलकुलेट करनी होगी तो टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे, उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये चाहिए, लेंथ चाहिए, कंडक्टिविटी चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए, सिंपल, याद रख सकते हो ना। और के की यहां से यूनिट भी निकाल सकते हो, डायमेंशन भी निकाल सकते हो, ट्राई करना क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। मैं बेसिक जो मेन बातें हैं उस पर यहाँ पे फोकस करने वाला हूं। अब यार इसी में मैं एक चीज आपको जो बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए नेक्स्ट, व्हाट इज दैट सर, देखो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा सर, अगर कंडक्टिंग रॉड, देखना ध्यान से, कंडक्टिंग रॉड इन सीरीज, अगर उनको सीरीज में पुट किया जाए, ठीक है, कंडक्टिंग रॉड्स को सीरीज में पुट किया जाए, यानी 1/n, एंड टू एंड आप उनको पुट कर दो इस तरीके से, ठीक है। तो ये पहली होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड सो ऑन, ठीक है। और इनकी लेंथ गिवन होगी L1, K1, L2, K2 थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, सबको कुछ ना कुछ गिवन होगा। आपसे पूछेगा नेट के इक्विवेलेंट, है ना, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। ध्यान रखियो, एक फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, मेंस में भी, निट में भी। तो यार सर डायरेक्ट याद करके जाएंगे, यस, बस कंडीशन क्या होगी ये ध्यान रखो। कंडीशन होगी दोस्तों उसकी लेंथ भी सबकी सेम होनी चाहिए, लेंथ सेम होनी चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका सेम होना चाहिए। तो सीरीज के केस में जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो होगी 2K1 K2 ओवर K1 प्लस K2, याद रख लेना, पूछा जा चुका है डायरेक्ट फॉर्मूला एज वेल एज इस पे क्वेश्चन, ठीक है। इसी में अगर हमसे बात करता है इनको पैरेलली पुट करें, मतलब सर सीरीज का मतलब क्या होता है, इन सब में जो हीट चलेगी यहां से वो सब में जाएगी सेम हीट, याद करो सेम हीट जाएगी। जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं करते थे, रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते थे तो करंट सेम जाती थी, बिल्कुल वैसा ही सिलसिला है, वैसा ही सिलसिला है, R1 R2 करंट सेम जा रही है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, टेंशन क्यों ले रहे हो यार। अच्छा सर इसमें पैरेलली इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, पैरेलली इस तरीके से पुट अप कर सकते हो, तो इनमें जो हीट जाएगी इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए के इक्विवेलेंट आप कैसे निकालोगे, याद रखना बॉस, के इक्विवेलेंट निकालोगे K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइड में A1 प्लस A2, और भी हुआ तो ऐड करते जाना। एरिया अगर सेम देगा तो भाई आपका वैल्यू K1 प्लस K2/2 आ जाएगा, अदरवाइज अलग अलग है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, है ना। लेंथ में यहाँ सेम मान के चल रहा हूँ, सबके जो फॉर्मूला लिखा है लेंथ के अकॉर्डिंग सेम है, एरिया अगर अलग अलग है तो ऐसे लिखोगे, एरिया अगर सेम है तो आप लिख के आओगे K1 प्लस K2/2, ओके, आप ये लिख के आओगे, फिर डायरेक्ट याद रखना क्वेश्चन आ सकता है, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं इस वाले फॉर्मूले में, बेहतरीन तरीके से ये पूछा जा चुका है डायरेक्ट हमारे एग्जाम में। अब नेक्स्ट फॉर्मूला में जो डिस्कस करने वाला हूं ना भाई, उससे क्वेश्चन 100% आने के चांस बने रहते हैं, और उसको आप यूज कैसे करके आओगे, समझ गए, यूज कैसे करके आओगे बेहतरीन तरीके से यार। अब धीरे धीरे आपकी स्मार्टनेस बढ़ रही है, बढ़िया कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए, प्रैक्टिस करने के बाद और सारी चीजों को याद करने के बाद। बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूं, करते रहना और करते रहना बॉस, मैं आपके साथ हूं, आपके एग्जाम तक साथ नहीं छोड़ूंगा यार, आपका हाई स्कोर करा के रहूंगा बॉस, सीरियसली, डेफिनेटली, एक्चुअली, ओके यार। अब आपको जल्दी से मैं, वैसे इसको मैं पॉइंट की तरह तो नहीं मानने वाला था, बट फिर भी मैंने अलग बना दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जाम के लिए। देखो भाई क्या होगा सर इसमें, अगर वो कभी जंक्शन का टेम्परेचर पूछे तो भाई दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं जंक्शन के टेम्परेचर पे। कैसे सर, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है सीरीज की, तो दो कंडक्टिंग रॉड गिवन होगी, सपोज करो एक ही है, दो से ज्यादा भी हो सकती है भाई, देखो दो से ज्यादा भी हो सकती है, तो अगर दो से ज्यादा होंगी तो दो जंक्शन बनेंगे, दो ही होंगी तो भाई ऑब्वियसली जहां पे उनको कनेक्ट करते हैं उसको जंक्शन कहते हैं ना, है ना, ऑब्वियसली। तो वो बोलेगा जंक्शन का ना टेम्परेचर बताओ,
टेम्परेचर कैसे निकालें? तो ये जो फर्स्ट रोड है, सेकंड रोड है, इसके टेम्परेचर इस वाले एंड का गिवन होगा, इसका कुछ गिवन होगा, ठीक है, चूंकि ये सीरीज में है। तो अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 है तो इसमें से जो हीट जाएगी H1 वही हीट इसमें एंटर करेगी H2। तो जब भी जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है, पहली रोड में हीट इक्वल टू दूसरी रोड में हीट को इक्वल कर देना, बढ़िया तरीके से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। और इसको क्या लिखोगे, K1A1, ठीक है, और इसके इस एंड का टेम्परेचर हायर है T1, दूसरे एंड का टेम्परेचर इसका T, ठीक है, और डिवाइड में इसकी लेंथ होगी L। मतलब हीट का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, ये हीट इसमें भी जा रही है तो किधर से जा रही है, T साइड से T2, यानी T2 कम है और इसके लिए T ज्यादा होगा, ऑब्वियस जंक्शन इसके लिए ज्यादा होगा। तो मैं लिखूंगा इसकी कंडक्टिविटी, उसका एरिया इंटू T माइनस T2 डिवाइड में L, क्योंकि इस रॉड के लिए लोअर टेम्परेचर T है, इस रॉड के लिए लोअर टेम्परेचर T2 है। ध्यान दो, इसकी कंडक्टिविटी एरिया सब कुछ गिवन होगा, बस एक अननोन टेम्परेचर है यहाँ पे T, वो आप यहाँ से वैल्यू पुटअप कर देना और ऐसे बस पुटअप करना, ये याद रखो कि ये दिस इज द प्रोसेस एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ये तो बस सीरीज के लिए, कम ऑन गाइस, सीरीज। अगर पैरेलल टाइप कॉम्बिनेशन समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ दे दिया कि भाई बहुत सारी रॉड को इस तरीके से कनेक्ट किया कि हीट डिवाइड हो रही है, अच्छा सर कैसे, एक रॉड ये ले ली, एक ये ले ली, 2 3 होगी ना, वो 4 भी दे सकता है। अब उसने बोला तीनों रोड को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, तो इसके टेम्परेचर को T मान लो और इसको फर्स्ट रोड, सेकंड रोड, थर्ड रोड, सबकी कंडक्टिविटी, लेंथ, एरिया, व्हाटएवर जो भी होगा गिवन होता है, ध्यान रखियो, ठीक है। इसके एंड का टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है और इसका T3 है। तो पता है सबसे आसान तरीका क्या है इसको करने का, इन तीनों रोड के एंड के टेम्परेचर में से ये ढूंढो सबसे कम टेम्परेचर किसका है, ठीक है। तो सारी हीट जहां से भी आएगी कम टेम्परेचर की तरफ जाएगी, ध्यान रखना, कम टेम्परेचर की तरफ। सपोज करो T सबसे कम है, तो भाई यहां से हीट आएगी और यहां से, यानी H2 से आएगी और H3 से, और इसमें जाएगी H1 में। तो मैं लिखूंगा H1 इक्वल टू H2 प्लस H3, इक्वेशन बना देना, हीट करंट इक्वेशन बना देना, और H1 को इस फॉर्मूले का यूज कर लेना, H2 को भी फॉर्मूले का यूज कर लेना, H3 को भी फॉर्मूले का यूज कर लेना, एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, है कि नहीं, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। और इसकी एक अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक मैंने ऑलरेडी बना रखी है, अगर तीनों रोड आइडेंटिकल है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, इसकी शॉर्ट ट्रिक आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। जल्दी से बता देता हूं, तीनों टेम्परेचर्स को ऐड करना, 3 रोड्स है तो 3 से डिवाइड करना, 4 है तो 4 से डिवाइड करना, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आइडेंटिकल है, एरिया सेम, लेंथ सेम, कंडक्टिविटी सेम, ये तभी यूज होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। तो अमेजिंग है, इसको आप यूज करके करेंगे और इसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बन जाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला। तो बोल दो ना जरा समझ में आया कि नहीं, मैं किसी से कहूंगा नहीं, ओके। तो बोल देना चाहिए यार बिना शर्माए, ठीक है। तो शर्माना नहीं है, आपने बता देना है, आपने कमेंट करके बता देना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसमें भी आपकी हेल्प की जाएगी। इसलिए बोलता हूँ बोल दो ना, जरा गाना सुनाऊंगा यार, ओके। सो व्हाट इज दैट सर, अब क्या बात करने वाले हो आप? मैं बात करने वाला हूँ रेडियल हीट फ्लो। देखो भाई, इसमें अभी तक जी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, ओके, मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, एंड बोथ फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मेंस अगेन। एंड ये अगर आए ना तो जो फॉर्मूला मैंने यार लिखे हैं ना, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, आपको इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे हमें इनको सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा सा एक प्रोसेस यूज करना पड़ता है। सर रेडियल हीट फ्लो का मतलब क्या होता है? यू नो रेडियल, देखो जब भी वो स्फेरिकल टाइप की कंडक्टिंग बॉडीज की बात करेगा तो इस तरीके से एक बॉडी, उसको कॉन्सेंट्रिकली प्लेस किया गया है, अंदर वाली का रेडियस है R1 और ये है R2, ठीक है। रेडियल हीट फ्लो की बात कर रहा है अगर, तो इसका टेम्परेचर T1 होगा, इसका T2, तो रेडियल इसकी हीट इस तरीके से फ्लो करेगी रेडियस के अलोंग, इसलिए इसको रेडियस बोलते हैं, रेडियल हीट फ्लो बोलते हैं। तो इस तरीके से बात करेगा। तो क्या याद रखना है, जो उसकी हीट करंट का फॉर्मूला हम डिराइव करके निकालेंगे ना, इसको इंटीग्रेट वगैरह करके स्ट्रिप कट करनी पड़ती है इसमें। तो 4 पाई, देखो इसमें मेन क्वेश्चन क्या आया था, 4 पाई तो कांस्टेंट है, के इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी जिस मटेरियल की बनी हुई है, R1 इंटरनल रेडियस, R2 आउटर रेडियस है, और डेल्टा T मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, R2 माइनस R1, ठीक है, ये है। तो उसने बोला था कि रेडियल फ्लो में जो हीट करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस पे कैसे डिपेंड करती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ओवर उनका डिफरेंस, बस ये पूछा गया आपसे, ठीक है, ये पूछा गया, डिपेंडेंसी आप याद रखें। आ चुका है ऑलरेडी मेंस में, नीट में भी आ सकता है, यू नो, अगर मेंस में क्वेश्चन आया तो नीट में भी चांस बनते हैं आने के, ध्यान रखना, मेंस वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ऑब्वियसली, ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं, सिलेंड्रिकल कैसे होगा सर, तो सिलेंडर गिवन होगा आपको, सिलेंडर कैसे गिवन होगा सर, इंटरनल पार्ट, उसका आउटर पार्ट इस तरीके से गिवन होगा, ठीक है, ऐसे समझो। तो अंदर वाले की रेडियस सर R1, बाहर वाले की R2 टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर, T2। इसमें सिलेंड्रिकल जो हीट फ्लो है तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, देख लो आप इस तरीके से। तो इसकी जो हीट करंट निकल के आती है वो 2 पाई K थर्मल कंडक्टिविटी, L इसकी लेंथ होगी,
कितनी लेंथ का है ये, डेल्टा टी इसका टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और ये ln ऑफ R2/R1 पे डिपेंड करता है, यानी जो हीट है किस तरीके से डिपेंड कर रही है उसकी रेडियाई पे उनकी, तो ln फंक्शन है, नेचुरल लॉग है, देखो बॉस R2/R1 है, यहाँ पे ध्यान रखियो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। ये अभी तक नहीं पूछा गया बट ये पूछा जा चुका है और दो बार पूछा जा चुका है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रोडक्ट, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ किस एग्जाम में किस पे फोकस किया जाता है और किस एग्जाम में दोनों कंसेप्ट का यूज करके भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मतलब दोनों एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं या किस एग्जाम में इंडिविजुअली केवल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप बढ़िया तरीके से सीखते जाएं, ज्ञान है, नॉलेज है, जरूरी है हमारे लिए, जितनी मिल रही है उसको लेते जाओ, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट के 3 फॉर्मूले की मैं यहाँ डिस्कशन करूंगा। अब हम लास्ट में पहुंच चुके हैं, यू कैन फिजिक्स आर्मी, आप सब यार इस टीम का हिस्सा हो एंड अच्छा लगता है मुझे जब आपका रिस्पॉन्स और अच्छा होता है और आपको चीजें समझ में आती है, मैं कुछ समझा सकूं आपको और वो आपके किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर सके, आपकी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि मुझे क्या आता है डजंट मैटर, मैं किस तरीके से आपको बता सकता हूं ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मैं कैसे सिखाऊं कि आप तक वो चीज पहुंच जाए। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, ओके। कहीं भी कभी भी कोई भी कमी आपको नजर आए, आप फ्रिक्वेंटली बता सकते हो कि यार सर को बुरा तो लगने दो भाई, बुरा लगना क्या, तेल लेने, आपने बताना है, छुपाना नहीं है, समझ गए, बताना। कोई भी कमी किसी भी तरीके की मैं इंप्रूव करूंगा उसको और आपके लिए बेहतरीन कंसेप्ट लेके आऊंगा। तो लास्ट के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे पूरे चांस है कि यहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस साल आपके एग्जाम में, ठीक है। व्हाट इज दैट सर? स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, आप सबको पता है, रेडिएशन लॉ होता है ये। अगर एक बॉडी है हमारे पास, उसका हाई टेम्परेचर है, फिर उसको है वो T और वो हीट रेडिएट कर रही है, आप सबको पता होगा हीट अगर वो रेडिएट कर रही है भाईजान, तो उससे बोल रहा है जो हीट रेडिएट हो रही है ना उसकी वैल्यू बताओ। तो जो हीट रेडिएट हो रही है वो उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? उसका फॉर्मूला लिखेंगे हम सिग्मा A/T⁴, ठीक है। ये है स्टीफन्स कांस्टेंट, ये उस बॉडी का एरिया होगा, सरफेस एरिया, स्फेरिकल है तो 4πr² ले लेंगे, ठीक है। T उसका टेम्परेचर होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर को कन्वर्ट करके लिखते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है, डिग्री में है तो केल्विन में बनाना पड़ेगा, ठीक है। ई क्या है सर? देखो अगर मैंने यहाँ एरिया लिया है तो ये जो एनर्जी रेडिएट हो रही है ना, ये जो एनर्जी रेडिएट हो रही है पर सेकेंड रेडिएट लेंगे, रेट लेंगे अब उसका, यानी पर एनर्जी पर सेकंड रेडिएट हो रही है तो उसकी जो यूनिट है फिलहाल जूल पर सेकंड है। अगर एरिया पर यूनिट मालूम है तो पर सेकंड पर यूनिट एरिया भी बन जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा सर बेहतरीन है ये। तो फिर अगर क्वेश्चन में एरिया नहीं दे रखा है तो टोटल एनर्जी कितनी रेडिएट हो रही है और पर सेकंड कितनी हो रही है, ये टोटल। अगर टाइम भी गिवन है तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, बट यू हैव टू रिमेंबर जिस पे ज्यादा फोकस किया जाता है मैं उसी की बात करूंगा। तो देखो अब ये किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे T⁴ पे। अगर 2 अलग अलग टेम्परेचर पे मैं बॉडीज की बात करूं तो उनकी रेडियस ले लेना, पहली की R1, तो R1/R2 आपको पता है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि एरिया आपका 4πr² जाएगा और ये जाएगा T1/T⁴। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, डायरेक्ट यूज करना। जब भी क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन होंगे और रेडियस गिवन होंगे तो इसी का यूज करना है, उनके दोनों के रेट का रेशियो निकालने के लिए। एनर्जी जो रेडिएट हो रही है उसका रेट निकालना है अगर रेशियो, तो यहां से आप निकाल सकते हो, याद रखियो। अच्छा सर समटाइम क्या होता है, इफ टेम्परेचर्स T1 एंड T2 आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, और फिर से उसने पूछ वही रखा है कि 2 बॉडी हैं अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, रेडियस ये है उनकी और टेम्परेचर नहीं दे रखा है उन्होंने, तो बताओ उसका रेट ऑफ हीट रेडिएशन का जो रेट है दोनों का रेशियो निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? तो भाई वहां पे ना वेवलेंथ गिवन होगी, ध्यान देना। इससे जो हीट रेडिएट हो रही है उसकी वेवलेंथ दे रखी होगी, दूसरी वाली इसकी λ2 दे रखी होगी, और विन्स लॉ के अकॉर्डिंग, डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है जो वेवलेंथ होती है ना मैक्सिमम वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तब इस फॉर्मूले को आप लिखोगे E1/E2 = R1/R2 एज इट इज रहेगा इनटू T1 की जगह, चूंकि इनवर्सली है T2 लिखोगे, सॉरी T1 की जगह λ2 लिखोगे, इसकी जगह λ1 लिखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे 2-3 बार क्वेश्चन IIT में आ चुके हैं, जेई मेंस में आ चुके हैं, एज वेल एज नीट में भी आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एक्चुअली ध्यान से क्वेश्चन करना, जाके प्रीवियस ईयर ही कर लेना, आइडिया लग जाएगा कैसे फोड़ना है क्वेश्चन, ठीक है। ओके यार अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे डिपेंडेंट आने वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और हर साल लगभग क्वेश्चन आ जाता है, मेंस में भी
और नीट में भी। समझ गए होंगे आप, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, जब भी बात करेगा इस नाम की, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के नाम की, मतलब सर पता कैसे चलेगा? अगर नाम यूज नहीं किया, ध्यान रखियो, वो बोलेगा एक बॉडी है, जैसे कप ऑफ टी है, कप ऑफ कॉफी है, या वाटर है, हॉट वाटर है, तो पता क्या बोलेगा कि उसका टेम्परेचर इनिशियली T1 था, आफ्टर सम टाइम T2 हो गया, टाइम लिया कम होगा ऑब्वियसली। यार एक चाय का प्याला है, चाय का कप है हमारे पास, हम चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, व्हाटएवर जो भी आप यूज करते हो, कॉफी लेते हैं तो गर्म होती है, आफ्टर सम टाइम जब हम उसको नहीं पीते हमारा ध्यान हट जाता है, तो उसका आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर कम हो जाता है। तो वो जो कम हो रहा है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ओके है ना। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग प्रोसेस होता है वहां पे। तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है कि T1 से T2 हुआ, टाइम लगा T1 उसको, फिर T2 से T3 हुआ, टाइम लगा T2, और इससे आगे भी प्रोसेस जा सकता है। और ये कहां पे हो रहा है? सराउंडिंग में। सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 मानेंगे, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, T0 मानेंगे, है ना। तो पूछेगा पता है क्या, या तो सराउंडिंग का टेम्परेचर पूछ लेगा, या T1 T2 दे देगा, सराउंडिंग टेम्परेचर भी दे देगा, लास्ट का टेम्परेचर पूछ लेगा, है ना। ऐसे समझ सकते हो। या फिर T1 दे देगा, T0 दे देगा, T1 T0, और ये टाइम भी दे देगा, टेम्परेचर भी दे देगा, और सराउंडिंग भी दे देगा, ये लास्ट का टेम्परेचर भी दे देगा। अच्छा, ये स्मॉल T1 T2 क्या है सर? ये टाइम है, और ये कैपिटल T1 T2 क्या है सर? ये टेम्परेचर है। कंफ्यूज नहीं होना। तो लास्ट का टाइम पूछ लेगा कि बताओ कितने टाइम में उसका टेम्परेचर T2 से T3 हो गया। तो क्या करना है ध्यान से, व्हाट इज इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। पहली दो कंडीशन के लिए क्या यूज करोगे? T1 माइनस T2 बाई टी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, दोनों इनिशियल टेम्परेचर का सम लो माइनस T0। फॉर्मूला ये है, इसकी शॉर्ट ट्रिक तरीके भी मैंने बता रखा है, शॉर्ट ट्रिक वाले में जाना, वहां पे देख लेना बेहतरीन तरीके से। बट मैं फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, ये याद रखना। पहली दो कंडीशन में ये, फिर दूसरी दोनों कंडीशन में फिर से ये। बस जब दूसरी कंडीशन लिखोगे तो T2 और T3 लेंगे, यहाँ T2 माइनस T3 और T2 प्लस T3। ओके, सो डिफरेंस डिवाइड बाई टाइम, जो भी गिवन होगा इनिशियली, और ये K कांस्टेंट होता है, और इसका यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ऑसम है, बहुत अमेजिंग है आपके लिए। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, छोटा बट खोटा। छोटा बट खोटा है भाई हमारे लिए। सर वो क्या है? देख लो भाई। अच्छा, सबसे लास्ट में मैं पहुंच चुका हूं यार, वाओ दैट इज अमेजिंग, लास्ट के हम फॉर्मूले में आ चुके हैं यार। देखो ना, मेहनत कर रहे हो आप लोग यार, आपका मेहनत का फल आपको मिलेगा, बस शिद्दत के साथ लगे रहो आप। अब ना टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, पूरी एनर्जी के साथ आपने पढ़ाई पे ध्यान देना है बस। ठीक है, तो वो बोल रहा है पता क्या सर, विन्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है? देखो यार, विन साहब ने क्या बोला था कि जब किसी बॉडी से जो हाई टेम्परेचर पे है, एनर्जी रेडिएट होती है। ठीक है, एनर्जी रेडिएट होती है, तो उसमें जो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ की रेडिएशन है, वो बॉडी के टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये उन साहब ने बोला था, बस ये याद रखो। यानी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो बॉडी के टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब आप अगर एक बॉडी का वेवलेंथ लैम्डा 1 है, दूसरी की लैम्डा 2 है, तो किस तरीके से डिपेंड कर रही है? T2 बाई T1 कॉन्स्टेंट हटा दिया मैंने। ये रेशियो याद रखो यार, इसका काफी क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली यार। अब वो बोलेगा कि टेम्परेचर इतना है बॉडी का, फिर इतना कर दिया है, रेडिएशन इतनी थी, तो बताओ दूसरी वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा 2 कितनी होगी, समथिंग लाइक दैट यू कैन यूज। याद रख लेना बस। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस तरीके से याद रख सकते हो। और इसकी हेल्प ऑलरेडी प्रीवियस मैंने आपको बता दिया है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में इसकी यूज हो जाता है। जब टेम्परेचर नहीं गिवन होता है, टेम्परेचर यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले से यू कैन सॉल्व। सो दिस इज हाउ, दीज आर द इंपॉर्टेंट, ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज गाइज। और इतने फॉर्मूले एटलीस्ट आप लास्ट टाइम पे अपने रिवाइज करके जाओगे, याद करके जाओगे बढ़िया तरीके से, तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और इन्हीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं यार। मैंने हर तरीके से पूरी की पूरी स्टडी करके प्रीवियस एग्जाम में जो करंटली क्वेश्चन आ रहे हैं नीट और जेईई मेंस में, तभी ये फॉर्मूला आपको बताया। ऐसे रैंडमली लिख के नहीं बताया यार, आप टेंशन मत लो। ठीक है, मेहनत की गई है इनके पीछे कि किस पे मल्टीपल टाइम आया। फॉर्मूले तो और भी बहुत सारे हैं, आपको भी बताया। ठीक है, बट इनका आप रिवीजन करेंगे ऑसम तरीके से। गाइस, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको आती है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनली व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे रखा है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बढ़िया तरीके से लगे रहेंगे आपके साथ। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो होने वाले हैं, सबसे पहले रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, उन्हीं को मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले। टॉप 12 एटलीस्ट, जिनसे क्वेश्चन सॉल्व करके हम 120 प्लस स्कोर कर सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।